नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी में आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं पार्लियामेंट यानी संसद के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। और संसद में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे लोकसभा के बारे में, राज्यसभा के बारे में। लोकसभा के जो पदाधिकारी हैं, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर और लोकसभा उपाध्यक्ष, साथ साथ राज्यसभा के उपसभापति के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो काफी महत्वपूर्ण दोस्तों ये लेक्चर होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। उसके नोट्स आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों, संसद यानी पार्लियामेंट, जिसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद आर्टिकल 79 में। यहाँ पे संसद की पुरानी बिल्डिंग है, अब तो खैर नई बिल्डिंग बन गई, वो आपने जरूर देखी होगी। तो संसद का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 79 में। और आर्टिकल जो 79 है ये कहता है कि संसद के 3 अंग हैं। अब कौन कौन से संसद के 3 अंग हैं? तो एक है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के बारे में हम पहले दोस्तों चर्चा कर चुके हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में। तो अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट आपके लिए बनाई गई है, उसको आप जरूर फॉलो करें। तो वहां से आप उनको देख सकते हैं। उन लेक्चर काफी महत्वपूर्ण लेक्चर है, वो भी आपको जरूर देखने हैं। तो आज हम यहाँ पे राष्ट्रपति के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि संसद के जो 2 अन्य अंग हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको ये दिख रहा होगा, ये है आपकी पुरानी संसद यानी पुरानी जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, और ये है नई संसद। इसको मैं आपको क्यों बता रहा हूं? तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि देखो कहाँ पे लोकसभा है, कहाँ पे राज्यसभा, और एक क्या होता है, एक सेंट्रल हॉल भी होता है, उसका क्या कार्य होता है। तो ये पुरानी संसद में ये है यहाँ पे लोकसभा, और नई संसद में यहाँ पे है लोकसभा। राज्यसभा की बात करें तो पुरानी संसद में यहाँ पे है राज्यसभा, और नई संसद में यहाँ पे है राज्यसभा। अब यहाँ पे एक आता है सेंट्रल हॉल। तो पुरानी जो पार्लियामेंट है यहाँ पे ये है सेंट्रल हॉल, और नई में कहाँ पे, ये है यहाँ पे। सेंट्रल हॉल में क्या होता है, देखो कि कोई भी विदेशी पीएम आता है या विदेश का राष्ट्रपति आता है तो वो कहाँ बैठता है, इसी सेंट्रल हॉल में बैठता है। अगर वो भाषण देता है वो तो इसी में देता है, वो लोकसभा और राज्यसभा में नहीं बैठता है। तो वो कहाँ बैठता है, वो सेंट्रल हॉल में बैठता है। प्रश्न बन सकता है कि कोई भी विदेशी पीएम या विदेशी राष्ट्रपति जब भारत के पार्लियामेंट में आता है तो वो कहाँ बैठता है या कहाँ पे वो भाषण करता है? तो वो सेंट्रल हॉल में भाषण देता है या सेंट्रल हॉल में वो बैठता है। तो उम्मीद करता है कि आप सेंट्रल हॉल समझ गए होंगे, और मैंने आपको दोनों बिल्डिंग में ये बता दिया है, जो पुरानी पार्लियामेंट थी, जो नई पार्लियामेंट थी, दोनों में मैंने आपको समझा दिया है। अब हम आज बात करेंगे लोकसभा के बारे में और राज्यसभा के बारे में। तो लोकसभा का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 81 में, और राज्यसभा का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 80 में। अभी इसके बारे में हम डिटेल्स में अध्ययन करेंगे, लेकिन एक चीज और आपको यहाँ पे समझनी है। पहले हम यहाँ पे सीटों के बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। तो लोकसभा सीटों की अगर बात करें तो लोकसभा में जो अधिकतम सदस्य या अधिकतम सीट, ठीक है, और वर्तमान सदस्य। तो अधिकतम जो सदस्य, अब देखो यहाँ पे पहले हुआ करते थे 552। पहले कितने थे? 552 थे। लेकिन इसमें 552 में 550 थे निर्वाचित। ये मैं अभी पहले की बात कर रहा हूं, अब चेंज हो चुका है। और इसमें 2 थे एंग्लो इंडियन सदस्य, जो कि मनोनीत किए जाते थे। लेकिन जो ये 2 एंग्लो इंडियन है, ये अब समाप्त किए जा चुके हैं। इनको, इस प्रावधान को हटाया जा चुका है। तो अब अधिकतम सदस्य संख्या जो लोकसभा में होगी, वो सारे के सारे सदस्य निर्वाचित होकर आएंगे, और वो कितनी होगी संख्या? 550। वर्तमान की बात करें तो पहले तो ये जो सदस्य संख्या हुआ करती थी वो 545 हुआ करती थी, लेकिन 2 एंग्लो इंडियन यहां से भी हट चुके हैं। तो अभी वर्तमान में कितने हैं? 543 है। तो वर्तमान में है 543, और अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है लोकसभा में, वो है 550। पहले ये 552 थी, ब्रैकेट में मैं आपको बता रहा हूँ 552 थी पहले, लेकिन 2 यहां से वो प्रावधान हटाया जा चुका है एंग्लो इंडियन का। तो अब ये 550 है। यहाँ पर भी पहले 545 थे सदस्य, अब वो 2 हट चुके हैं, तो वर्तमान सदस्य 543 है। अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में भी अधिकतम
और वर्तमान की हम बात करेंगे। राज्यसभा में अधिकतम हो सकते हैं 250, जबकि वर्तमान कितने हैं 245। अब इन 250 जो ये अधिकतम 250 हैं, इसमें 12 होंगे मनोनीत और साथ ही साथ 238 ये निर्वाचित होंगे। लेकिन वर्तमान में 12 तो मनोनीत है ही, और वर्तमान जो निर्वाचित हैं उनकी संख्या है 233। अब यहाँ पे देखो, ये निर्वाचित हैं, ये राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, लेकिन ये एंग्लो इंडियन नहीं है। प्रावधान कौन सा था? एंग्लो इंडियन का, जो एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते हैं। और एंग्लो इंडियन, ये 2 एंग्लो इंडियन ये लोकसभा में मनोनीत किए जाते हैं, तो ये प्रावधान हट चुका है। तो अब ये आप ये मत समझना कि जो 12 मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में, ये भी हट चुके हैं। ये 12 जो मनोनीत किए जाते हैं, ये कला के क्षेत्र से, साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा के क्षेत्र से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। और ये मैंने आपको जब राष्ट्रपति की शक्तियां बताई थी तो वहां पर भी इसके बारे में चर्चा की थी। तो सदस्य संख्या भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राज्यसभा और लोकसभा के बारे में, और इसमें क्या क्या डिफरेंस है। यहां से कई बार महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। राज्यसभा का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 80 में, जबकि लोकसभा का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 81 में। राज्यसभा का सदन है तो ये कभी भंग नहीं हो सकता, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती, तो इसलिए इसको कहा जाता है स्थायी सदन, क्योंकि कभी भंग नहीं होता है। और इसलिए इसका जो कार्यकाल है राज्यसभा का, मैं अभी सदन की बात कर रहा हूं, मैं राज्यसभा के सदस्यों की बात नहीं कर रहा। तो ये जो सदन है इसका कार्यकाल जो होता है वो होता है अनंत, क्योंकि ये एक स्थायी सदन है और ये भंग नहीं होता है। इसका मतलब ये क्या है, सदैव चलता रहता है, ये अनंत है। वहीं लोकसभा की बात करें तो लोकसभा भंग हो सकता है और ये एक अस्थायी सदन है। अब ये कई कारणों से भंग हो सकता है, कई बार सरकार गिर जाती है, कई बार आपने देखो समय से पहले चुनाव कराए जाते हैं, और अगर सरकार पूर्ण रूप से चल गई तो फिर 5 साल का इसका कार्यकाल होता है, और इसलिए इसको अस्थायी सदन कहा जाता है, क्योंकि हर 5 साल में निर्वाचन होता है, चुनाव होता है लोकसभा का, आम चुनाव जिन्हें कहा जाता है, और ये भंग हो सकता है। राज्यसभा को कहा जाता है उच्च सदन और लोकसभा को कहा जाता है निम्न सदन। राज्यसभा को द्वितीय सदन कहा जाता है और लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है, लेकिन यहाँ पे अधिकतम संख्या, सदस्य संख्या पहले 552 थी, लेकिन अब कितनी है 550, क्योंकि जो 2 एंग्लो इंडियन का प्रावधान था मनोनीत किए जाते एंग्लो इंडियन, वो प्रावधान हट चुका है और वर्तमान में कितने हैं 543। वहीं राज्यसभा में वर्तमान सदस्य संख्या 245 है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं शुरुआत में। कार्यकाल की बात करें तो अनंत होता है राज्यसभा का कार्यकाल, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं हो सकता है, इसलिए राज्यसभा का कार्यकाल अनंत होता है। लेकिन अगर हम सदस्यों की बात करें, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल तो ये होता है 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है 6 वर्ष का होता है। सदस्य की आयु कितनी होती है 30 वर्ष, और इसलिए जो राज्यसभा सदन है इसे कहा जाता है बुढ़ों का सदन, क्योंकि सदस्यों की आयु संख्या जो आयु है वो 30 वर्ष है। जिनमें सदस्यों की आयु लोकसभा में कितनी होती है 25 वर्ष होती है, और इसे कहा जाता है युवाओं का सदन। तो युवाओं का सदन किसे कहा जाता है लोकसभा को, और बुढ़ों का सदन किसे कहा जाता है बुढ़ों का सदन, तो ये कहा जाता है राज्यसभा को। साथ साथ दोस्तों राज्यसभा शिक्षित लोगों का सदन है, शिक्षित लोगों का सदन, और लोकसभा को कहा जाता है ये जनता का सदन है, जनता का सदन। तो ये स्पष्ट रूप से मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है राज्यसभा और लोकसभा में, और यहीं से अक्सर एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, और सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं वो निर्वाचन से बनते हैं। तो अब निर्वाचन को आपको ध्यान से यहाँ पे समझना है। राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब ये होता है कि जहां पर जनता डायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से वोट नहीं करती है, उसे कहा जाता है अप्रत्यक्ष। क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है उसमें जनता भाग नहीं लेती है, जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती है, बल्कि जनता द्वारा चुने गए जो विधायक होते हैं, राज्यों के विधायक, वो उसमें भाग लेते हैं। तो अगर हम बात करें निर्वाचन मंडल में,
इसके निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य वोट डालते हैं राज्यसभा का जब चुनाव होता है। अब राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव प्रति 2 वर्ष में होता है। प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों का चुनाव होगा। अब देखो, क्योंकि प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों का चुनाव हो रहा है, एक साथ यहाँ पे सभी सदस्यों का चुनाव नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर एक साथ सभी सदस्यों का चुनाव होता है तो एक ही साथ उनका क्या होना था? कार्यकाल भी समाप्त होना था और फिर राज्यसभा अपने आप भंग हो जाती थी। लेकिन यहाँ पे राज्यसभा कैसा है? उसका कार्यकाल अनंत है, वो एक स्थायी सदन है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है और ये भंग नहीं हो सकता है। भंग क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पे वहां पर सदस्य बने रहते हैं। अब सदस्य वो बने कैसे रहते हैं? क्योंकि जो चुनाव हो रहा है, जो कार्यकाल एक साथ समाप्त हो रहा है, वो प्रति 2 वर्ष में। देखो, जैसे मैं आपको बात करूं, अभी कितना है? अभी है 2023। सपोज अभी 1/3 सदस्यों का क्या हो रहा है? कार्यकाल समाप्त हो रहा है। फिर 2 वर्ष बाद चुनाव होगा 2025 में और फिर 2 वर्ष बाद 2027 में चुनाव होगा। अब देखो, जो ये 2023 में चुने गए थे 1/3 सदस्य, इनका कार्यकाल है 6 वर्ष का, तो इनका चुनाव होगा 2029 में और फिर इस प्रकार से रिपीट हो रहा है। लेकिन ये अभी 2025 और 27 वाले, इनका कार्यकाल समाप्त नहीं हुआ है, वो बने के बने हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि राज्यसभा एक स्थायी सदन कैसे है और ये कभी भंग नहीं होता है, क्योंकि वहां पर सदस्य बने रहते हैं। उनमें से 1/3 सदस्यों का चुनाव प्रति 2 वर्ष में होता है, जिनका कार्यकाल 6 वर्ष का समाप्त हो जाता है। तो जिनका 2023 में जिनका निर्वाचन हुआ था, उनका चुनाव होगा 2029 में। 2025 में जिन्हें निर्वाचित किया गया था, उनका कार्यकाल होगा समाप्त 31 में, तो फिर उनका निर्वाचन होगा 2031 में। तो इसलिए यहाँ पे जो ये निर्वाचन होता है, प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है और ये 6 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है सदस्यों का। लेकिन अगर कार्यकाल किसका पूछा जाता है? राज्यसभा सदन का कार्यकाल, तो राज्यसभा सदन एक स्थायी सदन है, इसका कार्यकाल अनंत होता है। वहीं अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का जो निर्वाचन होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष जनता वहां पे क्या करती है? वोट डालती है एक पर्टिकुलर व्यक्ति को, जो कि वहां पे खड़ा रहता है चुनाव में। तो निर्वाचन इसका प्रत्यक्ष रूप से होता है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा राज्यसभा में और लोकसभा में। और यहाँ पे सदन की जो अवधि है, जो कार्यकाल सदन का, उसका उल्लेख आर्टिकल 83 में मिलता है, ठीक है, जिसमें लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है। तो ये है आर्टिकल 83 में उल्लेख है और इसका अनंत है राज्यसभा का, क्योंकि एक स्थायी सदन है। वैसे इस टॉपिक से आर्टिकल से कम क्वेश्चन बनते हैं, बल्कि जो फैक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं थ्योरेटिकली, वो आपको समझने यहाँ पे। फिर मैं यहाँ पे आर्टिकल के माध्यम से भी आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आर्टिकल दूसरा आता है आर्टिकल 84। ये क्या कहता है? ये कहता है संसद का सदस्य बनने हेतु अर्हता। तो संसद के सदस्य, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा, तो उनकी जो अर्हताएं दी गई है वो आर्टिकल 84 में दी गई है। तो कौन कौन सदस्य संसद का सदस्य बन सकता है? वो व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। राज्यसभा में उसका जो आयु है वो 30 वर्ष, ठीक है, 30 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, 30 वर्ष से उससे अधिक। और लोकसभा में 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तो राज्यसभा में 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा में 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ये भी एक अर्हता है। साथ साथ संसद द्वारा जो बनाई गई अन्य अर्हताएं वो पूरी करता हो, ये बताई गई है आर्टिकल 84 में। एक अन्य अनुच्छेद है आर्टिकल 102 और इसमें है निरर्हता। अभी निरर्हता क्या है? यानी क्या नहीं होना चाहिए। देखो, अर्हता यानी जो होनी चाहिए, जो योग्यता है। निरर्हता क्या नहीं होना चाहिए? तो किसी भी लाभ पद पर नहीं होना चाहिए, दिवालिया ना हो, भारत का नागरिक अगर वो नहीं है तो नहीं बनेगा, और साथ ही साथ एक और अन्य चीज है, वो है आपका जो 10वीं अनुसूची है, उसके आधार पर भी निरर्ह पाया जा सकता है। उसका डिसीजन कौन करेगा? तो उसका डिसीजन राज्यसभा में सभापति करेगा और लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष करेगा। तो आर्टिकल 84 में संसद के सदस्य बनने के लिए जो अर्हताएं हैं, जबकि आर्टिकल 102 में है निरर्हताएं।
अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं यहाँ पे संसद के पदाधिकारियों के बारे में। उससे पहले एक और चीज यहाँ पे मिस हो रही है कि क्या कोई सदस्य दोनों सदनों का सदस्य हो सकता है। आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारे सदस्य पहले वो राज्यसभा के सदस्य हैं और वो लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं, तो क्या वो दोनों सदनों के सदस्य रहते हैं या नहीं रहते हैं, तो उसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद यानी आर्टिकल 101 में। आर्टिकल 101 कहता है दोहरी सदस्यता के बारे में। ये दोहरी सदस्यता के बारे में कहता है और ये क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं रह सकता। अगर कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदस्यों का सदस्य चुना जाता है तो उसे 10 दिन के अंतर्गत, टाइम लिमिट क्या है 10 दिन, तो 10 दिन के अंतर्गत उसे स्पष्ट करना होगा कि वो किस सदन का सदस्य रहना चाहता है। नहीं तो एक सदन की उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी जहां का वो पहले सदस्य था, और या तो राज्यसभा का जो उसकी सदस्यता है वो समाप्त हो जाएगी। तो कुल मिला के आर्टिकल 101 में बात कही गई है कि कोई भी सदस्य वो दोनों सदनों का सदस्य नहीं रह सकता। अगर वो पहले राज्यसभा का सदस्य है, उसने लोकसभा का चुनाव लड़ दिया है, वो लोकसभा जीत चुका है, तो अगर वो लोकसभा में रहना चाहता है तो वो राज्यसभा के सदस्यता से उसे क्या करना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से कोई भी सदस्य यहाँ पे दोनों सदनों का सदस्य नहीं रह सकता, उसे केवल एक ही सदन का सदस्य रहना होगा। अगर हम पद त्याग की बात करें तो राज्यसभा का जो सदस्य होता है वो सभापति को त्याग देता है और लोकसभा का सदस्य लोकसभा अध्यक्ष को त्याग देता है। और राज्यसभा का सभापति वो उपराष्ट्रपति होता है, उसके बारे में आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, टॉपिक है संसद के पदाधिकारी। तो संसद के पदाधिकारी में आप जैसे जानते हैं कि संसद में 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा में कौन कौन से पदाधिकारी होते हैं, सभापति होता है, सभापति कौन, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति ही क्या होता है, राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी या राज्यसभा का सभापति होता है, पदेन सभापति। उसके बाद होता है उपसभापति और महासचिव। वहीं अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर होता है, अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष और महासचिव। इनके बारे में अभी हम डिटेल्स में यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं, कैसे इनको नियुक्त किया जाता है, इनके पास क्या क्या शक्तियां होती हैं, ये सारी चीजें हम डिटेल्स में अध्ययन करने वाले हैं, इनके क्या क्या कार्य होते हैं। तो सबसे पहले हम राज्यसभा के पदाधिकारियों की बात करते हैं। राज्यसभा के पदाधिकारियों की बात जो है उल्लेखित वो है आर्टिकल 89 में। क्या कहता है आर्टिकल 89? ये कहता है पहले सभापति की बात कि राज्यसभा का एक पीठासीन अधिकारी होगा, और ये अनुच्छेद 89 कहता है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो मैंने आपको जब उपराष्ट्रपति के बारे में बताया था तो वहां पर भी हमने इस चीज के बारे में डिस्कस किया था। तो राज्यसभा का जो पदाधिकारी होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। अब देखो, अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो लोकसभा सदस्यों में से ही किसी एक को नियुक्त किया जाता है, जबकि राज्यसभा में ऐसा नहीं है। राज्यसभा का जो सभापति है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, यानी राज्यसभा के सदस्यों में से किसी एक को सभापति नहीं बनाया जाता है, बल्कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है वही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। और ये त्यागपत्र किसे देता है, सभापति, यानी या आप कह सकते हैं जो उपराष्ट्रपति वो राष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं। शक्तियां क्या होती हैं, शक्तियां जानना अति आवश्यक है क्योंकि यही तो इंपॉर्टेंट है। शक्तियों में सबसे पहले आपके मन में यह सवाल होना चाहिए, क्या सभापति को, जो राज्यसभा का सभापति है, उसे मत देने का अधिकार है? तो मत देने, क्योंकि एक तो सवाल ये भी मन में कि ये क्या नहीं है, राज्यसभा का सदस्य नहीं है, ये तो उपराष्ट्रपति है जो कि राज्यसभा का सभापति है, ये राज्यसभा का सदस्य नहीं है। क्योंकि अगर हम लोकसभा की बात करें तो वहां का जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो लोकसभा का सदस्य होता है पहले, तब जाके उसे अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसी परिस्थितियां नहीं है। लेकिन अगर हम वोट की बात करें तो क्योंकि सभापति है तो इसलिए निर्णायक मत देने का अधिकार है, निर्णायक मत दे सकता है। अब देखो निर्णायक मत क्या होता है, कई बार क्या होता है कि जैसे कोई क्या आ चुका है, विधेयक आ चुका है,
राज्यसभा में। अब वहां पे दोनों जो विचारधाराएं, दो पार्टियां हैं, अलग अलग मत हैं, एक उसके पक्ष में एक उसके विपक्ष में। और अगर बराबर मत पड़ गए, माना 100 सदस्य हैं, ठीक है, 100 सदस्य हैं, इनके ऊपर एक अभी क्या है, सभापति बैठा हुआ है चेयर पे यहाँ पे। अगर हम मत की बात करें तो 50 मत पड़ गए किसके पक्ष में, विधेयक के पक्ष में, और 50 मत पड़ गए विधेयक के विपक्ष में। अब निर्णायक मत देना होगा सभापति को, तो फिर सभापति जो निर्णायक मत देगा, अब वो जिसकी तरफ भी देगा, इनकी तरफ देगा तो 51 हो जाएंगे, इनकी तरफ भी देगा तो 51 हो जाएंगे। तो फिर निर्णायक मत देने का अधिकार है किसको, सभापति को। लेकिन सामान्य जो मत होते हैं, सामान्य स्थिति में मत नहीं देता है सभापति। सभापति मत कब देता है, जब निर्णायक मत देना होता है, जब बराबर परिस्थितियां हो जाती हैं। साथ साथ अगर हम बात करें कि जब उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया चल रही है तो वह सभापति के रूप में कार्य नहीं कर सकता। हालांकि वो सदन में उपस्थित रह सकता है, बोल भी सकता है, कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है, लेकिन तब वो मत नहीं दे सकता है, तब वो निर्णायक मत नहीं देता है। क्योंकि अगर उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया चल रही है तो उपराष्ट्रपति ही सभापति होता है, तो तब ना तो वो सभापति के रूप में कार्य कर सकता है, ना ही वो निर्णायक मत दे सकता है। तो ये भी आपको नोट करना है। अब हम बात करें अगर उपसभापति की, उपसभापति का निर्वाचन किया जाता है, वो भी जो राज्यसभा के सदन के सदस्य होते हैं उनके द्वारा किसी एक को निर्वाचित किया जाता है और उसे उपसभापति बनाया जाता है, और ये राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अब इसको शपथ कौन दिलाता है, इसको शपथ दिलाता है उपराष्ट्रपति, या जो सभापति है राज्यसभा का। और त्याग पत्र भी किसे दे सकता है, जो सभापति है या जो उपराष्ट्रपति है उसे त्याग पत्र दे सकता है लिखित रूप से। या तो अगर हम इसके रिक्तियों की बात करें तो या तो कार्यकाल इसका समाप्त हो जाए, या तो ये त्याग पत्र देगा किसको, लिखित रूप से सभापति को। अगर हम उपसभापति की शक्तियों की बात करें तो इसके पास शक्तियां क्या रहती हैं, इसके पास शक्तियां रहती है कि अगर उपसभापति सदन में मौजूद है लेकिन उस समय क्या है, सभापति का पद खाली है, सभापति का पद अगर खाली हो जाए तो तब उपसभापति क्या करता है, सभापति के रूप में कार्य करता है। या अगर सभापति अनुपस्थित है तो दो कंडीशन में ये सभापति के रूप में कार्य करता है, या तो सभापति अनुपस्थित है या सभापति का जो पद है वो रिक्त है, तो तब उपसभापति सभापति के रूप में कार्य करेगा। लेकिन अगर उपसभापति को हटाए जाने की प्रक्रिया चल रही है तो वो सदन की अध्यक्षता वो नहीं कर सकता है, यानी पीठासीन अधिकारी नहीं बन सकता है। सामान्य सदस्य की तरह वो सदन में रह सकता है उपस्थित, क्योंकि वो सदन का ही सदस्य है, बोल सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है और मतदान भी दे सकता है, क्योंकि ये क्या है, ये सदस्य है किसका, राज्यसभा का। सभापति की बात हमने की, अगर सभापति को हटाने की प्रक्रिया चल रही है तो ये मत नहीं दे सकता, क्योंकि ये सदस्य नहीं है राज्यसभा का, ये उपराष्ट्रपति है। जबकि उपसभापति को अगर हटाने की प्रक्रिया चल रही है उपसभापति पद से, मैं सदस्य पद की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सदस्य तो है राज्यसभा का, लेकिन अगर इसको उपसभापति से हटाने की प्रक्रिया चल रही है तो ये सदन में मौजूद रह सकता है और वोट भी डाल सकता है, क्योंकि ये सदस्य तो है ना राज्यसभा का, ये उपसभापति से हटाया जा रहा है, ये सदस्य पद से नहीं हटाया जा रहा है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे समझनी होगी, क्योंकि यही छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे जो महासचिव का पद है, तो यहाँ पे आर्टिकल 98 में उल्लेख मिलता है कि लोकसभा और राज्यसभा का एक महासचिव होगा। तो लोकसभा का भी एक महासचिव होता है और राज्यसभा का भी एक महासचिव होता है, और दोनों का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 98 में। राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है, राज्यसभा का सभापति, जबकि लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति करता है लोकसभा का अध्यक्ष। तो महासचिव भी आप यहाँ पे समझ गए होंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं लोकसभा के पदाधिकारियों की। तो सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर आप समझिए, उसके बाद हम अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में यहाँ पे इस पेज में बात करेंगे। तो पहले एक बार प्रोटेम स्पीकर के बारे में आप समझिए। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, जैसे प्रत्येक आम चुनाव जब होता है, आम चुनाव के बाद राष्ट्रपति लोकसभा में सबसे जो वरिष्ठ सदस्य होता है उसे अस्थायी रूप पर सदन का अध्यक्ष नियुक्त करता है, और उसे कहा जाता है प्रोटेम स्पीकर। तो प्रोटेम स्पीकर एक अस्थायी पद है,
क्योंकि अगर जो नई क्या होगी, आम चुनाव के बाद जो नई लोकसभा होगी उसमें कोई एकदम से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तो नहीं बनेगा। अध्यक्ष उपाध्यक्ष तब बनाया जाएगा जब पहले सदस्य क्या ले लेंगे, शपथ लेंगे। क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष दोनों ही लोकसभा के सदस्य होते हैं और दोनों को पहले सदस्य के रूप में शपथ लेनी होगी। अब वो सदस्य शपथ किसके सामने लेंगे, तो वो शपथ लेंगे प्रोटेम स्पीकर के सामने। तो प्रोटेम स्पीकर ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो कि लोकसभा का एक वरिष्ठ सदस्य होता है, उसे प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया जाता है, एक अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। अभी वो क्या है, लोकसभा का एक अस्थायी अध्यक्ष है जिसे प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। अब प्रोटेम स्पीकर के कार्य क्या है, तो नवनिर्वाचित जितने भी सदस्य हैं लोकसभा में, जब आम चुनाव के बाद जब लोकसभा बन गई है तो उसमें जो सदस्य आ रखे हैं उनको शपथ दिलाता है प्रोटेम स्पीकर, और साथ साथ लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन होने तक वो अस्थायी रूप से सदन का संचालन करता है। और जैसे ही लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया जाता है वैसे ही प्रोटेम स्पीकर का पद अपने आप ही समाप्त हो जाता है। तो ये तो पद है प्रोटेम स्पीकर का और इसके कार्य आपने देख लिए, और ये क्यों चुना जाता है ये भी आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण पद है लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष का जो उल्लेख मिलता है वो अनुच्छेद 93 में देखने को मिलता है। और लोकसभा अध्यक्ष का जो ये पद है ये कहां से लिया गया है, तो ये भी ब्रिटेन से ही लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष क्या होता है, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है। अगर हम इसके निर्वाचन की बात करें तो सदन के सदस्यों द्वारा अपने में से किसी एक सदस्य को लोकसभा अध्यक्ष से निर्वाचित किया जाता है। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो लोकसभा सदन का सदस्य ही होता है, जबकि जो राज्यसभा का सभापति होता है वो राज्यसभा के सदन का सदस्य नहीं होता है, बल्कि वो उपराष्ट्रपति होता है। अब हम बात करें पद रिक्त। तो पद रिक्त कैसे होता है, सामान्यतः लोकसभा अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। पद रिक्त की बात करें तो 5 वर्ष पहले ये त्याग पत्र दे सकता है। अब ये त्याग पत्र किसे देता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष त्याग पत्र देता है उपाध्यक्ष को जो लोकसभा का होता है, और वहीं लोकसभा उपाध्यक्ष भी अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो ये देता है अध्यक्ष को। तो यहाँ पे आप समझो इसको, लोकसभा अध्यक्ष अगर इसे अपना त्याग पत्र देना है तो ये किसे देगा, उपाध्यक्ष को देगा। उपाध्यक्ष लोकसभा, और लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देना है तो वो किसे देगा, लोकसभा अध्यक्ष को। अगर पद से हटाना होता है अगर लोकसभा अध्यक्ष को, तो लोकसभा के सदस्य बहुमत से प्रस्ताव लाते हैं, लेकिन 14 दिन पूर्व लोकसभा अध्यक्ष को सूचना देनी पड़ती है। देखो, राष्ट्रपति को पद से हटाना हो, उपराष्ट्रपति को पद से हटाना हो, मंत्री को पद से हटाना हो, क्योंकि ये हम सभी चर्चा कर चुके हैं राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में, मंत्री के बारे में, सभी को। और देखो अब यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष भी आ चुका है, तो सभी को लगभग 14 दिन की यहाँ पे टाइम लिमिट दी गई है। 14 दिन पूर्व सूचना देनी होती है कि हम तुम्हें क्या कर रहे हैं, पद से हटा रहे हैं। अगर तुम्हें अपने पक्ष में कोई बात कहनी तो वो कह सकते हैं, इसलिए यहाँ पे 14 दिन पूर्व उन्हें सूचित करना आवश्यक है। तब यहाँ पे लोकसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा, बहुमत से उसे पारित किया जाएगा और इसे पद से हटाया जाएगा। अब देखो, अगर पद से हटाए जाने की प्रक्रिया चल रही है तो लोकसभा का अध्यक्ष क्या नहीं कर सकता है, लोकसभा की अध्यक्षता नहीं कर सकता है, बाकी वो सदन में बैठ सकता है और एक सदस्य के रूप में वो वोट डाल सकता है। सदस्य के रूप में अभी वो क्या कर सकता है, वोट डाल सकता है। वो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्णायक मत नहीं दे सकता है, लेकिन एक सदस्य के तौर पर वो लोकसभा में बैठ सकता है, क्योंकि वो लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा क्या है, सदस्य है, और वो सदस्य के तौर पर क्या कर सकता है, मत दे सकता है, बोल सकता है और उपस्थित हो सकता है, परंतु वो सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकता है और निर्णायक मत भी नहीं दे सकता है जब वो पद से हटाए जाने की प्रक्रिया चल रही है। फिर जब वो पद पे है तब तो खैर वो निर्णायक मत दे सकता है। अगर हम बात करें लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों और कार्यों के बारे में, तो सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है। सदन की बैठकों के लिए गणपूर्ति न होने पर सदन को स्थगित कर देता है। अब देखो, गणपूर्ति समझिए आप पहले। गणपूर्ति क्या होती है, सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग
कुल सदस्य संख्या का क्या होना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए। और अगर सदस्य संख्या, जो कुल सदस्य संख्या है अभी, अगर वो उपस्थित नहीं है तो फिर गणपूर्ति नहीं है, और इसलिए फिर लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है, सदन को स्थगित कर देता है। तो ये लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों में शामिल है। आपने देखा होगा, क्योंकि पूरे तो बहुत कम ही पूरे वैसे कभी होते नहीं है। अगर हम लोकसभा की बात करें तो वहां पे आपने देखा होगा सभी सदस्य वहां पे उपस्थित नहीं होते हैं। लेकिन सभी का मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे 10% भी वहां पे ना हो, तो 10वां भाग वहां पे होना जरूरी है। अगर 10वां भाग नहीं है तो लोकसभा अध्यक्ष क्या करेगा, सदन को स्थगित कर देगा। विधेयक पर बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत देता है। मैंने आपको निर्णायक मत के बारे में समझाया कि अगर सपोज 100 सदस्य मौजूद हैं, 50 सदस्य विधेयक के पक्ष में है, 50 सदस्य विधेयक के विपक्ष में है, तो फिर लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो निर्णायक मत देगा, और फिर एक पक्ष में क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा, और विधेयक पारित हो जाएगा। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। देखो, संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन जिसमें दोनों सदनों की संयुक्त रूप से वो बैठक होती है, तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो ये भी लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय भी कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। साथ साथ दल बदल के आधार पर किसी सदस्य की निर्भरता के विवाद को समाधान कौन करता है, तो वो भी लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। तो ये तो रही लोकसभा अध्यक्ष के बारे में, इसकी शक्तियों के बारे में, इसके कार्यों के बारे में हमने चर्चा की। अब बात करते हैं लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में। लोकसभा उपाध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उन्हीं में से किसी एक को लोकसभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। और ये त्यागपत्र किसे देता है, तो ये त्यागपत्र अगर इसको देना होता है तो ये भी लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। कार्य क्या होते हैं लोकसभा उपाध्यक्ष के, तो सदन में जो लोकसभा अध्यक्ष है अगर वो अनुपस्थित है या उसका पद किसी कारण से रिक्त हो चुका है, उसने अपना त्यागपत्र दे दिया है या उसको पद से हटाया जा चुका है, तो उस स्थिति में जो लोकसभा उपाध्यक्ष होता है वो सदन की अध्यक्षता करता है। लोकसभा उपाध्यक्ष का कार्यकाल भी लोकसभा अध्यक्ष के जैसे होता है, और पद से जो हटाए जाने की प्रक्रिया, जो प्रक्रिया लोकसभा अध्यक्ष की होती है वो मैंने आपको बता दी है, वही प्रक्रिया लोकसभा उपाध्यक्ष को हटाने की भी होती है। दोस्तों, हमने यहाँ पे आज हमने चर्चा की संसद के बारे में, राज्यसभा, लोकसभा और सांसद, राज्यसभा और लोकसभा के जो पदाधिकारी हैं उनके बारे में हमने डिटेल्स में आज चर्चा की। तो उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर पसंद आए और बहुत सारी चीजें आपकी यहाँ पे क्लियर हुई होगी। और आपको सीरीज दोस्तों कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलता है नेक्स्ट लेक्चर के साथ, अब तक के लिए धन्यवाद।